हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे फ्रेनेल विवर्तन की। हमने बात की थी, विवर्तन चल रहा था। विवर्तन क्या होता है, विवर्तन की हम बात कर रहे थे। विवर्तन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का अवरोधक के किनारों से मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें हमने विवर्तन दो प्रकार का बताया था, एक होता है फ्रेनेल और एक होता है फ्राउनहोफर। कौन सा होता है, फ्राउनहोफर। ठीक है, फ्रेनेल के बारे में हमने बता दिया है। दूसरा जो विवर्तन है वो है फ्राउनहोफर। कौन सा विवर्तन है, फ्राउनहोफर। ठीक है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, देखो अब बात करते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन की बात करते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, फ्राउनहोफर विवर्तन, फ्राउनहोफर डिफरेंस। ठीक है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, देखो जब अवरोधक से पर्दा और प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर होते हैं, कहीं दूरी पर होते हैं, अनंत या बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस कंडीशन में पर्दे पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वो फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। और फ्राउनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, समतल तरंगाग्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात, फ्राउनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इस विवर्तन में केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट, पर्दे का सेंट्रल जो पॉइंट है वो हमेशा उच्चिष्ट प्राप्त होता है, मैक्सिमा बनता है। क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। समझ में बात। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर स्थित हो या बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा पर्दे पर वो कौन सा होगा, फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। कौन सा होगा, फ्राउनहोफर विवर्तन होगा। और इस विवर्तन में जो तरंगाग्र उपयोग लिया जाता है, जो तरंगाग्र होता है वो कौन सा होता है, समतल तरंगाग्र। कौन सा होता है, समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, समतल तरंगाग्र होता है। और समतल तरंगाग्र प्राप्त करने के लिए इसमें लेंसों का, उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। समझ में आप। और इसमें हमेशा जो सेंट्रल, पर्दे का सेंट्रल बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वहां पर तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है, उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। समझ में आएगी बात। तो देखो मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ मैंने एक अवरोधक लगा दिया, ये आपके पास क्या हुआ, अवरोधक। क्या हुआ, अवरोधक हुआ। तो एक मैंने अवरोधक लिया, ये आपके पास हो गया कोई अवरोधक। ठीक है, ये अवरोधक हुआ। समझ में आई बात। ठीक है, ये मैंने ले लिया कोई अवरोधक। यहां प्रकाश स्रोत ले लिया कोई, यहां मैंने ले लिया एक उत्तल लेंस। मैंने बताया इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां मैंने लिया है उत्तल लेंस। थोड़ा सा इसको सिंगल लेते हैं, ये ले लिया मैंने कोई, यहां से ऐसे ही प्रकाश सोर्स, प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश तरंग उत्पन्न हुई, ऐसे कोई प्रकाश सोर्स है। ठीक है, ये क्या करेगा, इन तरंगों का कर देगा, उत्तल लेंस इनको घोषित करेगा। ठीक है, और इनको क्या बना देगा, समांतर बना देगा। इसका नाम दे दिया मैंने L1 और इसको बना दिया समांतर बना देगा। ठीक है, इसको और यहाँ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। W W डैश, W W डैश। ठीक है, ये मैंने लगा दिया पर्दा, ये स्क्रीन लगा दी, ये मैंने लगा दी स्क्रीन।
तो एक उत्तर लेंस लगा दिया, ये इसका प्रकाश का अक्ष हुआ, ठीक है। ये ऐसे भी सीधी, ये इनको कहाँ फोकस कर देगा, केंद्र पे फोकस कर देगा, ये यहाँ ऐसे भी, ठीक है। अवरोधक लगा दिए, अवरोधक, उस तरह क्या हो जाती है, देखो मैंने बताया कि ये आपका प्रकाश स्रोत हुआ, ये आपका पर्दा हुआ, पर्दा, और ये प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत और पर्दा, ठीक है। मैंने यहाँ किया, यहाँ से प्रकाश तरंगें उत्पन्न हुई, ठीक है, जो विवर्तित रूप में उत्पन्न हुई। कैसे रूप में? विवर्तित रूप में उत्पन्न हुई। इनको समतल तरंगाग्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए मैंने एक उत्तल लेंस लगा दिया, और उत्तल लेंस है L1। कौन सा है? L1, जिससे समतल तरंगाग्र प्राप्त हो गया। इनको उत्तल लेंस ने क्या कर दिया? फोकस कर दिया, समांतर कर दिया। क्या कर दिया? दोनों प्रकाश किरणों को समांतर कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त हो गया, W'। क्या प्राप्त हो गया? W'। ये एक से ये आपका अवरोधक था, जिसकी चौड़ाई स्मॉल है, कितनी मान ली मैंने? स्मॉल ए मान ली। जब ये तरंगे जाएंगी, ठीक है, तो एक उत्तल लेंस और उपयोग में लिया मैंने, और उस उत्तल लेंस जो कुछ तरंगे सीधी निकल जाती हैं, और उनको उत्तल लेंस के द्वारा पर्दे की केंद्रीय बिंदु पर क्या कर लिया जाता है? फोकसित कर लिया जाता है। पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर क्या कर लिया जाता है? फोकसित कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ प्रकाश किरणें थीटा कोण पर थीटा कोण पे क्या होती है? विवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती है। थीटा कोण क्या हो जाती है? विवर्तित हो जाती है। समझ में? कुछ प्रकाश किरणें थीटा कोण पर क्या हो जाती हैं? विवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, कुछ प्रकाश किरणें थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि हमेशा कोणों पर विवर्तन में समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। समतल तरंगाग्र W' है। कौन सा है? W' तरंगाग्र है। ठीक है, और पर्दे का जो केंद्रीय बिंदु है उसमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? सेंट्रल मैक्सिमम। क्या प्राप्त होता है? सेंट्रल मैक्सिमम प्राप्त होता है। सेंट्रल मैक्सिमम प्राप्त होता है। उसके बाद तीव्रता क्या हो जाती है? घटती जाती है। समझ में बात? उसके बाद ऐसे प्राप्त होते जाए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर कहते हैं इसे केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? केंद्रीय उच्चिष्ट। तो लिखो, कोणों पर विवर्तन लिखो फटाफट। ठीक है, जब अवरोधक से पर्दा और प्रकाश स्रोत, जब अवरोधक से पर्दा और प्रकाश स्रोत, जब अवरोधक से पर्दा और प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो, अर्थात अनंत दूरी पर स्थित हो, अर्थात बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, अर्थात बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, बहुत अधिक दूरी पर स्थित हो, तो पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, तो पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, तो पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। उसे फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन में, फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र का उपयोग करते हैं। फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र का उपयोग करते हैं एवं पर्दे पर केंद्रीय बिंदु हमेशा उच्चिष्ट प्राप्त होता है।
एवं पर्दे का केंद्रीय बिंदु हमेशा उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। समझ में आई बात? इस डायग्राम को बनाओ फटाफट जल्दी, डायग्राम बनाओ ये फटाफट जल्दी। अब हम बात करेंगे, देखो बेटाओ, एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन। हम बात करेंगे एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन किस प्रकार होता है? ठीक है, तो मैंने क्या लिया कि एक अपने पास प्रकाश सोर्स है, ये कोई प्रकाश सोर्स है S। ठीक है, ये कोई हुआ प्रकाश स्रोत। क्या हुआ? प्रकाश स्रोत हुआ। ठीक है, मैंने जैसे कि फ्रॉनहोफर विवर्तन में डायग्राम बनाया था, ये कोई प्रकाश स्रोत है। ठीक है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकली। ठीक है, इन तरंगों को समतल तरंगाग्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, जैसे ही ये प्रकाश स्रोत S से उत्पन्न प्रकाश तरंगें एक उत्तर लेंस L1 पर आपतित होती हैं, तो ये जो तरंगें हैं ये समांतर हो जाती हैं और हमें एक W' कौन सा? W' एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? W' एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। अब ये समतल तरंगाग्र एक एकल स्लिट दे रखी है और स्लिट का नाम दिया है AB। क्या नाम दिया है? A यहाँ है और B यहाँ है। स्लिट का नाम है AB। एक सिंगल स्लिट लगा दी है। ठीक है, लेंस के सामने में सिंगल स्लिट लगा दी। ये कोई स्लिट हुई, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? स्मॉल a। कितनी है? स्मॉल a। इस स्लिट की चौड़ाई है स्मॉल a। ठीक है, इस स्लिट के कारण जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा उसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और ये है एकल स्लिट। क्या है? सिंगल स्लिट। और हम बात कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। समझ में आया? ठीक है, तो प्रकाश स्रोत S से प्रकाश तरंगें उत्पन्न हुई विवर्तित रूप में। कैसे रूप में? विवर्तित, विभिन्न कोणों पे उत्पन्न हुई। ठीक है, अब हमको इन्हें समांतर करने के लिए, समतल तरंगाग्र के रूप में प्राप्त करने के लिए हमने एक उत्तल लेंस लगा दिया आगे, तो उत्तल लेंस है L1। कौन सा है? L1। जैसे ही ये प्रकाश स्रोत S से उत्पन्न तरंगें उत्तल लेंस L1 पर आपतित होती हैं, तो ये क्या करता है? इनको फोकसित करके समांतर कर देता है। क्या करता है? समांतर कर देता है और हमें एक समांतर W' एक तरंगाग्र प्राप्त होता है। ठीक है, और समतल तरंगाग्र कैसा? एक समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है W'। और फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र का ही उपयोग किया जाता है। और इस समतल तरंगाग्र जब ये स्लिट AB पर आपतित होता है, ठीक है, तो इसकी कुछ तरंगें बिना विवर्तित हुए, समझिएगा, इसकी कुछ तरंगें बिना विवर्तित हुए, ठीक है, बिना विवर्तित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। ठीक है, बिना विवर्तित हुए कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। अब ये जैसे सीधी जाएगी तो आगे एक उत्तल लेंस और लगा दिया है। ठीक है, अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस L2 लिया है। क्या लिया है? L2 लिया है। ठीक है, जो प्रकाश तरंगें बिना विवर्तित हुए सीधी निकल गई हैं, उनको क्या करते हैं? और उत्तल लेंस L2 के द्वारा पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर, कहां? पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर, ये पर्दा लगा रखा है, स्क्रीन लगी हुई है, पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर क्या कर लिया जाता है? फोकसित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? फोकसित कर लिया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से सुनो कि ये जो तरंगाग्र समतल तरंगाग्र स्लिट AB पर आपतित होता है। ठीक है, स्लिट AB पर आपतित होता है और स्लिट के मध्य की चौड़ाई है, ठीक है, स्मॉल a। कितनी है? स्मॉल a। जब ये W' तरंगाग्र स्लिट AB पर आपतित होता है तो इसकी कुछ तरंगें बिना विवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। और सीधी जब आगे जाएंगी तो इनको एक लेंस लगा देता है, उत्तल लेंस लगाकर, एक उत्तल लेंस लगाकर उत्तल लेंस L2 के द्वारा इनको पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर, ठीक है, पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर फोकसित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? फोकसित कर लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो थीटा कोण पर क्या हो जाती है? विवर्तित हो जाती है। ठीक है, कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जो यहाँ भी थीटा कोण बना देती है, यहाँ भी थीटा कोण बना दिया, यहाँ
यहाँ भी कितना बना दिया, यहाँ भी कितना बना दिया, यहाँ भी थीटा कोण बना दिया, और यहाँ भी कितना बना दिया, यहाँ भी कितना बना दिया, थीटा कोण। उस तरंगें थीटा कोण पर क्या हो जाती हैं, विवर्तित हो जाती हैं। समझ में नहीं हुआ? कुछ तरंगें थीटा कोण पे विवर्तित हो जाती हैं और लेंस उत्तल लेंस L2 के द्वारा इन सभी तरंगों को, थीटा कोण पे जो तरंगें विवर्तित हो रही हैं, ठीक है, उन सभी तरंगों को एक बिंदु P पर क्या कर लिया जाता है, फोकसित कर लिया जाता है। और इस बिंदु P पर हम देखते हैं कि उच्चिष्ट बनता है या फिर निम्निष्ट बनता है। क्या बनता है? उच्चिष्ट बनता है या फिर निम्निष्ट बनता है। कब उच्चिष्ट बनेगा और कब क्या बनेगा, निम्निष्ट बनेगा। समझ में बात? ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो प्रकाश तरंगे, ठीक है, जो प्रकाश तरंग बिना विवर्तित हुए आ रही है और पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर, ये पर्दे का केंद्रीय बिंदु हुआ, यहाँ पर फोकसित हो रही है, ठीक है, यहाँ पर फोकसित हो रही है, उनके द्वारा उनमें पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। उनमें पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। जितनी दूरी ये तय करेगी उतनी दूरी ये तय करेगी। समझ में? और A से जितनी दूरी तय करेगी उतनी दूरी B से तय करेगी। तो पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए यहाँ पर्दे के केंद्र बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण होता है, समकोषी व्यतिकरण होता है। क्या होता है? समकोषी व्यतिकरण होता है। और पर्दे के केंद्र बिंदु पर एक अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। मतलब उसे कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है। इसका नाम देते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या नाम देते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट। ये केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो गया। ठीक है। अब इस केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर और नीचे मैंने बताया था कोणोत्तर विवर्तन में पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर क्या प्राप्त होता है, उच्चिष्ट प्राप्त होता है। अब इस उच्चिष्ट के ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है। यहाँ इसके बाद बनेगा निम्निष्ट, जिसे प्रथम निम्निष्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम निम्निष्ट। फिर बनेगा उच्चिष्ट। पहला उच्चिष्ट तो ये बन गया, पहला केंद्रीय उच्चिष्ट बना। ये बनेगा द्वितीय उच्चिष्ट। क्या बनेगा? द्वितीय उच्चिष्ट। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ द्वितीय निम्निष्ट बनेगा, फिर यहाँ प्रथम निम्निष्ट बनेगा। इसके बाद एकांतर क्रम में निम्निष्ट बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा, उच्चिष्ट। अब बेटा ध्यान दो, उच्चिष्ट पहला उच्चिष्ट तो बन चुका है। ठीक है। केंद्र पर बन चुका है, पर्दे के केंद्र पर। इसके बाद में बनेगा, यहाँ जो भी बनेगा, यहाँ आगे जो बनेगा वो होगा प्रथम निम्निष्ट। क्या होगा? प्रथम निम्निष्ट। और प्रथम निम्निष्ट के बाद फिर उच्चिष्ट बनेगा, जिसे कहेंगे द्वितीय उच्चिष्ट। क्या कहेंगे? द्वितीय उच्चिष्ट। फिर निम्निष्ट बनेगा, उसे कहेंगे द्वितीय निम्निष्ट। फिर उच्चिष्ट बनेगा, उसे कहेंगे तृतीय उच्चिष्ट। समझ में? इस प्रकार से ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट बनेंगे। निम्निष्ट उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद एकांतर क्रम में ऊपर और नीचे क्या बनेंगे? उच्चिष्ट, निम्निष्ट और उच्चिष्ट बनेंगे। ठीक है। अब बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा? बिंदु P पर बेटा उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है A और B से जो बिंदु P पर तरंगें पहुंच रही हैं उनके मध्य पथांतर कितना है। समझ में नहीं बात? ठीक है। ये डिपेंड करता है कि A और B से जो तरंगें पहुंच रही हैं बिंदु P पर उनके मध्य पथांतर कितना है। ठीक है। तो जितना पथांतर, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखना आप, ये थोड़ा सा अलग है उससे। तो यहाँ सबसे पहले हम पथांतर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? पथांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पथांतर निकालते हैं। एक बार दोबारा सुनो कि सबसे पहले मैंने प्रकाश को S लिया, जिससे L1 पे प्रकाश तरंग आपतित हुई और एक डबल समतल तरंग प्राप्त हुआ। ये सिर्फ AB पर आपतित हुआ। उस तरंग में बिना विवर्तित सीधे निकल गई, जिनको L2 के द्वारा पर्दे के केंद्र बिंदु को क्या कर लिया गया? फोकसित कर लिया गया। ठीक है। कुछ तरंग में थीटा कोण में विवर्तित हो गई, जिनको उत्तल लेंस L2 के द्वारा बिंदु P पर फोकसित कर लिया गया। कहाँ फोकसित कर लिया? बिंदु P पर। अब बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, ये हमको देखना है। ठीक है। लेकिन केंद्रीय बिंदु पे हमेशा क्या बनेगा? उच्चिष्ट बनेगा, क्योंकि बिंदु A, सिलेक्टिव बिंदु A और B से पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या है? शून्य है। और शून्य पथांतर की कंडीशन किसमें होती है? समकोषी व्यतिकरण होती है। किसमें होती है? समकोषी व्यतिकरण में। यहाँ से हमेशा क्या बनेगा? केंद्रीय उच्चिष्ट। अब इसके ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में क्या बनते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनते हैं। निम्निष्ट और उच्चिष्ट बनते हैं। पहले निम्निष्ट बनेगा, प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, फिर द्वितीय निम्निष्ट। मैंने इस प्रकार से पहला उच्चिष्ट तो बन चुका है। समझ में नहीं बात? ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस डायग्राम को बनाएंगे साफ साफ
ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे पथांतर। क्या ज्ञात करेंगे? पथांतर ज्ञात करेंगे। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लंब डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? लंब। ये मैंने लंब डाल दिया, तो यहाँ मैंने बिंदु दे दिया एम। क्या नाम दे दिया? एम दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? पथांतर हुआ। और ये बिंदु है आपका बी, तो ये पथांतर कितना हुआ? बी एम। कितना हुआ? बी एम। जब ये कोण थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कोण कितना होगा? ये कोण भी थीटा। कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो बिंदु ए तथा बी से यहाँ सबसे पथांतर लगा। बिंदु स्लिट कैसे है? स्लिट के बिंदु ए तथा बी से, ए तथा बी से बिंदु पी पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर। ठीक है, पथांतर कैसे निकालेंगे? बीपी माइनस में एपी। तो पथांतर हुआ, पथांतर आ गया अपने पास कितना? बीएम। कितना आ गया? बीएम। तो बीएम बराबर में बीपी माइनस में एपी। बीपी माइनस में एपी। ठीक है, अब एक तरफ नया समकोण त्रिभुज बीएम ए में, कौन से में? बीएम ए में हम बीएम का मान निकालेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज बीएम ए में बात करें तो देखो बीएम ए में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ बना लेता हूँ, बाद में लेंगे। तो बीएम ए में हम बात करें तो हम साइन थीटा लगाएं। तो देखो साइन थीटा बराबर में ये क्या होता है? लंब समकोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये क्या हुई? इसकी लंब हुई। थीटा सामने भुजा लंब हुई। ये थीटा है। ये क्या है? थीटा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए, तो यहाँ कितना आया? एबी बटे में क्या आ जाएगा? एबी बटे में बीएम। तो बीएम का मान निकालेंगे, पथांतर निकल के आ गया एबी साइन थीटा। ठीक है, एबी का मान कितना? ए। तो बीएम बराबर में ए साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? पथांतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पथांतर आ जाएगा। इसको डेल से व्यक्त कर सकते हैं, ये डेल से व्यक्त कर सकते हैं। किससे? डेल से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? केंद्रीय उच्छिष्ट है। क्या है? केंद्रीय उच्छिष्ट। आज बताया मैंने ये क्या है? यानी केंद्रीय उच्छिष्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में मैं लिखाऊंगा, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने के बाद में आप लिखो इसमें S एक प्रकाश स्रोत है। S एक प्रकाश स्रोत है जिसको उत्तल लेंस L1 के फोकस पर रखा गया है। S एक प्रकाश स्रोत है जिसको उत्तल लेंस L1 के फोकस पर रखा गया है। जब प्रकाश स्रोत S से प्रकाश तरंगें लेंस L1 पर आपतित होती हैं, तो समतल तरंगाग्र WW' प्राप्त होता है। तो समतल तरंगाग्र WW' प्राप्त होता है। तो समतल तरंगाग्र WW' प्राप्त होता है। समतल तरंगाग्र WW' प्राप्त होता है। समतल तरंगाग्र WW' प्राप्त होता है। जब यह समतल तरंगाग्र WW' जब यह समतल तरंगाग्र WW' स्लिट AB पर आपतित होता है। जब यह समतल तरंगाग्र WW'
स्लिट एबी पर आपतित होता है, स्लिट एबी पर आपतित होता है तो कुछ तरंगें बिना विवर्तित हुए सीधी निकल जाती हैं। कुछ तरंगें बिना विवर्तित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन तरंगों को लेंस L2 के द्वारा पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर फोकसित कर दिया जाता है। बिना विवर्तित हुए सीधी निकल जाती हैं। इन तरंगों को पर्दे के केंद्रीय लेंस L2 के द्वारा पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर फोकसित कर लिया जाता है। अतः पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है, जिससे पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है। जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमम, जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर और नीचे एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। जिनकी तीव्रता घटती जाती है। पैराग्राफ चेंज करके कुछ तरंगें स्लिट AB से टकराकर थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं। कुछ तरंगें स्लिट AB से टकराकर थीटा कोण पर विवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें लेंस L2 के द्वारा बिंदु P पर फोकसित कर लिया जाता है। बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट यह है। स्लिट AB से बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट यह है। स्लिट AB से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर पर निर्भर करता है। अब यहाँ से उतारेंगे आप। अतः स्लिट के बिंदु A तथा B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, ठीक है, ये पथांतर आप पूरा उतारेंगे, फटाफट उतारो। हाँ, ये अपने पास पथांतर आया। पथांतर आपके पास आया डेल या BM बराबर में A sin थीटा। अब हम बात करेंगे कि उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा। बिंदु P पर उच्चिष्ट बनेगा या फिर निम्निष्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं कि प्रथम निम्निष्ट की, इसके लिए प्रथम निम्निष्ट की। उच्चिष्ट के बाद निम्निष्ट बनेगा। उच्चिष्ट के बाद ऊपर और नीचे क्या बनेगा? निम्निष्ट, और जिसका नाम होगा प्रथम निम्निष्ट। क्या होगा? प्रथम निम्निष्ट के लिए, ठीक है। और
फर्स्ट मिनिमम और फर्स्ट प्रथम उच्चिष्ट के प्रथम निम्निष्ठ के लिए और फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, अब पहले निम्निष्ठ की बात करेंगे। पहले यदि निम्निष्ठ की बात करेंगे, ठीक है, तो और फर्स्ट मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैंने मान लिया हमारा पथांतर डेल बराबर मैंने मान लिया लेम्डा। क्या कर लिया, मैंने मान लिया पथांतर बराबर में क्या है लेम्डा। ठीक है, तो पहले उच्चिष्ट आपको पता है केंद्रीय उच्चिष्ट तो बन चुका है, ऊपर निम्निष्ठ बनेगा और नीचे भी निम्निष्ठ बनेगा। ठीक है, और उसका नाम होगा प्रथम निम्निष्ठ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा और फर्स्ट मिनिमम पहले निम्निष्ठ के लिए। तो मैंने मान लिया कि यदि जो तरंगें जा रही है यहाँ से स्लिट से बिंदु P पर, इनके मध्य पथांतर मैंने मान लिया लेम्डा। क्या मान लिया, लेम्डा मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो स्लिट ली है, तो मैंने एक स्लिट ली थी, ये मैंने स्लिट ली, इस स्लिट का नाम है A B। इस स्लिट को मैं समान दो भागों में बांटूंगा। ठीक है, तो समान जब दो भागों में बांटा, यहाँ मैंने नाम बिंदु दे दिया O। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ AO बराबर में OB। ठीक है, समान दो भागों में बांटा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि जब दो समान भागों में बांटेंगे तो पूरी स्लिट का पथांतर मैंने माना है लेम्डा। क्या माना है, मैंने पूरी स्लिट का पथांतर माना है लेम्डा। ठीक है, तो यहाँ तक का इस पोर्शन का पथांतर कितना हुआ, इस पोर्शन का पथांतर हुआ, जैसे कि यहाँ से एक तरंग जा रही है, एक यहाँ से जा रही है, यहाँ से गई और एक गई यहाँ से, तो मैंने पथांतर यहाँ प्राप्त हुआ था m, और ये मैंने पूरी स्लिट का पथांतर माना है लेम्डा। कितना माना है, लेम्डा पथांतर है पूरी स्लिट का, ये जो पथांतर आया। ठीक है, लेकिन इसका ये कितना आएगा, ये आएगा लेम्डा बाई 2। कितना आएगा, लेम्डा बाई, यहाँ तक का जो पथांतर आएगा वो होगा लेम्डा बाई। कितना होगा, लेम्डा बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पूरा जो साइकिल होगा, ये पूरा जो चक्र होगा, उसका पथांतर मैंने मान लिया लेम्डा। कितना मान लिया, लेम्डा। और इसको मैंने दो समान भागों में तोड़ दिया, तो यहाँ से दो समान भागों में तोड़ा, तो इसका कितना होगा लेम्डा बाई 2 और इसका कितना होगा लेम्डा बाई 2। समझ में आई बात। ठीक है, तो मैंने स्लिट को समान दो भागों में तोड़ दिया। अब दो भाग होंगे AO और OB। ठीक है, तो यहाँ से जो तरंग जाएगी, यहाँ से जो तरंग जाएगी और यहाँ से जो तरंग जाएगी, वो बिंदु P पर लेम्डा बाई 2 पथांतर उत्पन्न करेगी। समझ में आई बात। यहाँ से जो तरंग जाएगी कोई पॉइंट होगा, और यहाँ भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने कही यहाँ से कोई तरंग गई, ठीक है, और यहाँ से कोई तरंग गई, तो दोनों में पथांतर कितना लेम्डा बाई 2। तो मैंने ऐसे ही यहाँ से कोई तरंग गई, ठीक है, मान लिया कि मैंने माने 10 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 10 बिंदु हैं, और यहाँ पहला बिंदु, ठीक है, पहले से गई और एक यहाँ मध्य से थोड़ा तो 5 यहाँ हुई, 5 से गई, तो दोनों के मध्य पथांतर कितना हुआ लेम्डा बाई 2। अब 2 से जाएगी और 6 से जाएगी, तो पथांतर कितना होगा लेम्डा बाई 2 होगा। तो प्रत्येक कंडीशन में ये पॉइंट इसको क्या कर देगा, कैंसिल करता जाएगा। ठीक है, तो टोटली जो यहाँ पर पथांतर उत्पन्न होगा सम भागों में तोड़ने पर, दो समान भागों में तोड़ने पर, वो होगा लेम्डा बाई 2। और जब लेम्डा बाई 2 पथांतर होगा तो वो कैसी कंडीशन है, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है। और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन जब है तो बिंदु P पर इस कंडीशन में मिनिमम बनेगा। क्या बनेगा, निम्निष्ठ बनेगा, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण में काला बिंदु प्राप्त होता है, जिसे यहाँ क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यहाँ निम्निष्ठ। क्या कहेंगे, निम्निष्ठ कहेंगे। और जो निम्निष्ठ बनता है, उच्चिष्ट तो बन के आया है पहला केंद्रीय उच्चिष्ट, इसके ऊपर या इसके नीचे जो भी निम्निष्ठ बनेगा उसका नाम दिया है प्रथम निम्निष्ठ। क्या है, प्रथम निम्निष्ठ। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य में यहाँ से जो तरंगें जाएंगी, A से और O से जो तरंगें बिंदु P पर पहुंचेंगी, पथांतर कितना होगा लेम्डा बाई 2 होगा, जो विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन है, जिससे विनाशी व्यतिकरण के कारण यहाँ पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। ऊपर भी बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। तो नीचे आप लिखेंगे प्रथम निम्निष्ठ के लिए, प्रथम निम्निष्ठ के लिए तो नीचे लिखिए यदि पथांतर डेल्टा बराबर में लेम्डा है, यदि पथांतर डेल्टा बराबर में लेम्डा है, तो हम स्लिट AB को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित करते हैं,
समान दो भागों में विभाजित करते हैं। AO तथा OB, AO तथा OB, AO तथा OB, अतः AO तथा OB, अतः बिंदु A और O से, अतः बिंदु A और O से, ये बिंदु O है, A और O से, A और O से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 होगा, λ/2 होगा। और O तथा B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य, O तथा B से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 होगा। इसलिए विनाशी व्यतिकरण होगा और बिंदु P पर, विनाशी व्यतिकरण होगा और बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? प्रथम निम्निष्ठ बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। अब पथांतर मैंने माना है डेल बराबर में लैम्डा, और अपने पास पथांतर निकल के आया डेल बराबर में A sin थीटा। ठीक है, दोनों पथांतर हैं और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन के लिए है, दोनों बराबर होंगे। A sin थीटा बराबर में लैम्डा, तो यहाँ sin थीटा बराबर में लैम्डा, थीटा का मान निकालें कितने कोण पर विवर्तित हो रही है। ठीक है, लैम्डा अपॉन में A स्लिटों के मध्य की दूरी है, लैम्डा उसकी क्या है, वो लैम्डा उसका पथांतर है। क्या है? पथांतर है। ठीक है, तो थीटा निकाल देंगे sin इनवर्स लैम्डा अपॉन में A। ये प्रथम निम्निष्ठ के लिए, जो प्रथम निम्निष्ठ बनेगा उसके लिए विवर्तन कोण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विवर्तन कोण प्राप्त होगा। यदि इतने कोण पर तरंगें विवर्तित हो रही हैं तो यहाँ पर प्रथम निम्निष्ठ बनेगा। इसके बाद में दूसरा निम्निष्ठ बनेगा, जिसे क्या कहेंगे? द्वितीयक निम्निष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक निम्निष्ठ कहेंगे। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसे द्वितीयक निम्निष्ठ कहेंगे। समझ में क्या है द्वितीयक निम्निष्ठ? हाँ, तो मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि हमने क्या किया, पथांतर डेल्टा बराबर लैम्डा माना, हमने स्लिट को कितने भागों में तोड़ा? दो भागों में। कितने भागों में तोड़ा? दो भागों में। एक बार बेटा दोबारा समझ लो इस चीज को, बेटा दोबारा समझो। हमने प्रथम निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं और प्रथम निम्निष्ठ बनाने का यहाँ तरीका है। प्रथम निम्निष्ठ बनाने का यहाँ तरीका है। तरीका क्या है कि अपने पास पथांतर प्राप्त हुआ है, यहाँ लिखा हूँ पथांतर प्राप्त हुआ है डेल बराबर में A sin थीटा। ये पथांतर प्राप्त हुआ है। मैंने क्या किया कि बिंदु P पर जो तरंगें पहुंच रही हैं, ध्यान से सुनो इस तरीके को। मैंने क्या किया, बिंदु P पर जो तरंगें पहुंच रही हैं उसका मैंने पथांतर मान लिया, उसका मैंने पथांतर मान लिया डेल बराबर में मैंने मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया? लैम्डा। ठीक है, अब मैंने स्लिट को दो भागों में तोड़ दिया। ये स्लिट थी अपने पास A और B, इसको दो समान भागों में तोड़ दिया यहाँ को। ठीक है, तो यहाँ तक का पथांतर λ/2, यहाँ तक का पथांतर λ/2। ठीक है, यहाँ से तरंगें यहाँ जा रही हैं, यहाँ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का पथांतर λ/2 और ये भी कितना हुआ? λ/, समझ बात? पूरा पथांतर कितना? लैम्डा। तो ये आधे भाग का कितना होगा? λ/2। कितना होगा? λ/2। ठीक है, जब पथांतर λ/2 यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ तक की दूरी क्या है? लैम्डा। समझ गया? ये क्या है? पूरा लैम्डा है। ये पूरा क्या है? लैम्डा। तो यहाँ तक का पोर्शन कितना हुआ? λ/2 और यहाँ तक कितना हुआ? λ/2। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ होगा। इन दोनों बिंदुओं की मध्य पथांतर कितना? λ/2। और यहाँ एक बिंदु लिया मैंने और यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, उनके मध्य पथांतर कितना होगा? λ/2। मतलब यहाँ एक बिंदु लिया तो यहाँ बिंदु प्राप्त होगा, यहाँ एक बिंदु लिया तो यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा। तो प्रत्येक कंडीशन में तो इन दोनों बिंदुओं से जाएंगी तरंगें λ/2 पथांतर, इन दोनों से जाएंगी λ/2 पथांतर, इन दोनों से जाएंगी λ/2 पथांतर। ठीक है, तो मैंने स्लिट तोड़ा तो यहाँ से जो तरंगें जाएंगी, ये तरंगें जो जा रही है और यहाँ से जो तरंगें जा रही है वो λ/2 पथांतर उत्पन्न करेंगी। कितना? λ/2 पथांतर उत्पन्न करेंगी। अब यहाँ कोई बिंदु और रेडियस के मध्य में यहाँ से जो तरंग जा रही है λ/2, यहाँ से उत्पन्न करेंगे, यहाँ से उत्पन्न, यहाँ से λ/2, दोनों के मध्य में कितना होगा? λ/2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पथांतर प्राप्त होता है वो λ/2 प्राप्त होता है। ठीक है, और λ/2 पथांतर जब दो भागों में बांटते हैं तो λ/2 पथांतर प्राप्त होता है।
ओ का और ओ बी का, ठीक है, ये पक्षांतर मानते हैं जब, ठीक है। पक्षांतर अपने पास ये था, तो डेल बराबर में ए साइन थीटा, इन दोनों को बराबर में लैम्डा बराबर में ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में ए, और थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन में ए, ठीक है, समझ गया। तो ये थीटा निकालेंगे पहले। इसी प्रकार से हम द्वितीयक निम्नलिखित बनेगा, प्रथम निम्नलिखित तो बन चुका है, अब बात करेंगे हम द्वितीयक निम्नलिखित, इसके बाद करेंगे द्वितीयक निम्नलिखित, ठीक है, किसकी बात करेंगे, द्वितीयक निम्नलिखित। तो यहाँ बता दिया होगा, यहाँ बात करेंगे द्वितीयक निम्नलिखित के, द्वितीयक निम्नलिखित के, ठीक है, द्वितीयक और सेकंड मिनिमम, और सेकंड, अब सेकंड मिनिमम कैसे बनेगा, अब मैंने पक्षांतर मान लिया, पक्षांतर डेल्टा बराबर मान लिया 2 लैम्डा, कितना मान लिया 2 लैम्डा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, हमेशा लैम्डा का n गुणज मानूंगा, क्या मानूंगा, लैम्डा का n गुणज मानूंगा, तो पक्षांतर माना 2 लैम्डा, ठीक है। अब हम स्लिट को कितने भागों में तोड़ते हैं, 4 भागों में तोड़ते हैं, ये भी स्लिट है, उसको समान 4 भागों में तोड़ दिया, ये बी ए बी दे दिया, सी और यहाँ दे दिया डी, तो ए सी सी बी और डी बी समान भागों में तोड़ दिया। अब यहाँ से जो तरंगें आएंगी वो पूरा पक्षांतर कितना है, लैम्डा 2 लैम्डा, तो यहाँ 4 भागों में तोड़ दिया, तो कैसे बन जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस में लैम्डा बाई 2, समझ में नहीं हुआ, ठीक है। तो 4 भागों में तोड़ दिया, लैम्डा बाई 2 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 लैम्डा बाई 2, तो इस प्रकार से ये दोनों भाग से तरंगें जाएंगी, विनाश व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, इससे जाएंगी विनाश व्यतिकरण लैम्डा बाई 2, इससे जाएंगी विनाश व्यतिकरण, इससे जाएंगी विनाशी, समझ लो, इस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा इस कंडीशन में, और क्या बन जाएगा, द्वितीयक निम्नलिखित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयक निम्नलिखित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयक निम्नलिखित बन जाएगा। तो आप नीचे हेड डालो द्वितीयक निम्नलिखित, इसीलिए डालो द्वितीयक निम्नलिखित के लिए, द्वितीयक निम्नलिखित देखो, यदि पक्षांतर डेल बराबर 2 लैम्डा है, यदि पक्षांतर डेल्टा बराबर 2 लैम्डा है, तो स्लिट AB को, यदि पक्षांतर डेल्टा बराबर 2 लैम्डा है, तो स्लिट AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। यदि पक्षांतर डेल्टा बराबर में 2 लैम्डा है, तो स्लिट AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, कोष्ठक लिखना लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस में लैम्डा बाई, स्लिट AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 बार, ठीक है, पूरा कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। स्लिट AB को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं, लैम्डा बाई 2 कोष्ठक में प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कोष्ठक बंद। अतः प्रत्येक भाग से बिंदु P पर, अतः प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें, अतः प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, प्रत्येक भाग से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, और बिंदु P पर द्वितीयक निम्नलिखित बनेगा, और बिंदु P पर द्वितीयक निम्नलिखित बनेगा, और बिंदु P पर द्वितीयक निम्नलिखित बनेगा। तो लैम्डा बराबर करेगा डेल्टा बराबर 2 लैम्डा, और डेल्टा बराबर प्राप्त होगा a sin थीटा, ठीक है, दो लोग क्या कर देंगे, बराबर करेंगे, तो a sin थीटा बराबर में 2 लैम्डा, तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा बराबर में 2 लैम्डा बटे में a, यहाँ थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा कितना, sin इनवर्स, ठीक है, 2 लैम्डा अपॉन में ये आ जाएगा, ये द्वितीयक निम्नलिखित, द्वितीयक निम्नलिखित, द्वितीयक निम्नलिखित। अब हम क्या कर रहे हैं, द्वितीयक निम्नलिखित के लिए उतारे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंने
लेमड़ा माना तो 2 भागों में समान भागों में तोड़ा, 2 लेमड़ा माना तो 4 भागों में तोड़ा, 3 लेमड़ा मानूंगा तृतीयक निम्नलिखित बनेगा। तृतीयक कैसे बनेगा? लेमड़ा डेल्टा बराबर कितना मानूंगा? डेल्टा बराबर में 3 लेमड़ा। कितने भागों में तोड़ेंगे स्लिट को? समान 6 भागों। कितने भागों में? ए बी जो स्लिट है इसको कै भागों में तोड़ेंगे? 6 भागों में तोड़ देंगे। कितने भागों में तोड़ देंगे? 6 भागों। प्रत्येक भाग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही 4 लेमड़ा मानेंगे तो 8 भागों में तोड़ देंगे, 5 लेमड़ा मानेंगे तो 5 लेमड़ा मानेंगे 10 भागों में तोड़ेंगे। हमेशा सम भागों में तोड़ेंगे। कैसे भागों में तोड़ेंगे? सम भागों में तोड़ेंगे। पथांतर कितना होना चाहिए? लेमड़ा बाई 2। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट बात करूंगा एनवे निम्नलिखित के लिए। द्वितीयक बना दिया, अब मान लिया ऐसे चलता चलता दौड़ दौड़ करके हम क्या करेंगे? इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार एनवे निम्नलिखित के लिए। इसी प्रकार एनवे एनएफ और एनएफ मिनिमम और एनएफ मिनिमम एनवे निम्नलिखित के लिए। तो डेल्टा बराबर क्या मानेंगे? डेल्टा बराबर में पहले के लिए डेल्टा बराबर लेमड़ा माना था, दूसरे के लिए डेल्टा बराबर 2 लेमड़ा माना था, तीसरे के लिए क्या मानेंगे? तीसरे के लिए डेल्टा बराबर 3 लेमड़ा। ऐसे ही डेल्टा बराबर में n लेमड़ा क्या मानेंगे? डेल्टा बराबर n लेमड़ा। ठीक है, और डेल्टा बराबर में a sin थीटा हमको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ a sin थीटा बराबर में n लेमड़ा, तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा? n लेमड़ा अपॉन में a, तो थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? sin इनवर्स। ठीक है, n लेमड़ा अपॉन में, ठीक है, n लेमड़ा अपॉन में ये आ जाएगा n वे के लिए। किसके लिए आ जाएगा? n वे के लिए n लेमड़ा अपॉन में a। समझ में आएगा? n लेमड़ा अपॉन में a। इस प्रकार से मैंने सभी निम्नलिखित बना लिए हैं। इसके बाद मैं प्रथम निम्नलिखित बनाया, द्वितीयक निम्नलिखित बनाया, तृतीयक निम्नलिखित बना सकते हैं और n वां निम्नलिखित बना दिया। इसी प्रकार n वे निम्नलिखित के लिए, तो इस प्रकार से n वे निम्नलिखित के लिए आप करेंगे फटाफट। अब बनाएंगे उच्चिष्ट। क्या बनाएंगे? उच्चिष्ट। तो निम्नलिखित के लिए आप यहाँ तक उतारे, मैंने सभी निम्नलिखित बना दिए। ऊपर भी ऐसे बनेंगे, नीचे भी ऐसे बनेंगे। पहला प्रथम निम्नलिखित बनेगा भाई, उच्चिष्ट तो बन गया। इसके बाद ऊपर भी निम्नलिखित बनेगा, नीचे पहला निम्नलिखित बनेगा, उसके बाद दूसरा निम्नलिखित बनेगा, तीसरा निम्नलिखित बनेगा। ठीक है, और n वां निम्नलिखित बनेगा। बिंदु P पर क्या बनेगा? n वां निम्नलिखित बनेगा। इस प्रकार से हम निम्नलिखित की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उच्चिष्टों की। किसकी? उच्चिष्टों की। ठीक है,